उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, घूरा का पुरवा, जिला जालौन। यहां की मिट्टी में गरीबी बसी थी और लोगों की जिंदगी में सिर्फ संघर्ष था। इसी गांव में 10 अगस्त 1963 को एक लड़की ने जन्म लिया। नाम रखा गया फूलन। फूलन का परिवार मल्लाह जाति से था, जो समाज की नजरों में निचली जाति मानी जाती थी। उसके पिता का नाम था देवी दीन और मां का नाम मूला देवी। परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन जमीन बहुत कम। घर में खाने के भी लाले थे। फूलन के पिता एक सीधे साधे किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनके पूर्वजों से मिली थी। लेकिन यहां से फूलन की जिंदगी का पहला बड़ा दर्द शुरू होता है। फूलन के पिता का अपने बड़े भाई से जमीन का झगड़ा था। बड़े भाई ने अपनी ताकत और ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके जमीन पर कब्जा कर लिया। छोटी सी फूलन ने जब यह देखा कि उसके पिता को उसके ही घरवाले लूट रहे हैं, तो उसने आवाज उठाई। एक छोटी सी बच्ची, जो अभी दुनिया समझ भी नहीं पाई थी, उसने अपने चाचा के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन समाज में एक लड़की का बोलना, वो भी निचली जाति की लड़की का, यह किसी को बर्दाश्त नहीं था। लोग उसे जिद्दी, बदतमीज और गुस्ताख कहते थे। गांव में ठाकुर जाति के लोग रोज फूलन के परिवार को नीचा दिखाते थे। फूलन को कुआं छूने नहीं देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे। अगर फूलन गांव के रास्ते से गुजरती तो गालियां सुननी पड़तीं। ये सब कुछ फूलन के अंदर एक आग जला रहा था। धीरे धीरे बचपन में ना तो उसे स्कूल जाने दिया गया, ना खेलने दिया गया। उसकी जिंदगी सिर्फ काम, अपमान और भूख के बीच गुजर रही थी। लेकिन फूलन आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सा गुस्सा था, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया देखने वाली थी। अब सुनिए वो बात जो दिल को चीर कर रख देती है। फूलन जब सिर्फ 11 साल की थी, हाँ दोस्तों, सिर्फ 11 साल, तब उसकी शादी कर दी गई। उसका पति था पुट्टी लाल, जो उससे 3 गुना बड़ा था। कुछ लोगों का कहना है कि पुट्टी लाल उस वक्त 30 साल से ज्यादा का था। अब सोचिए, एक 11 साल की बच्ची, जिसे अभी दुनिया का कुछ पता नहीं, उसे एक ऐसे आदमी के साथ भेज दिया गया जिसे वो जानती भी नहीं थी। यह बाल विवाह उस वक्त गांव में आम बात थी, लेकिन फूलन के लिए यह नर्क की शुरुआत थी। पुट्टी लाल ने फूलन के साथ वो सब किया जो कोई इंसान किसी बच्ची के साथ नहीं करता। शारीरिक शोषण, मारपीट, भूखा रखना। फूलन का हर दिन एक अजाब था। वो रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद फूलन ने हिम्मत दिखाई और अपने पति का घर छोड़कर भाग गई। वो वापस अपने मायके आ गई। लेकिन क्या मायके में उसका स्वागत हुआ? नहीं। गांव वालों ने उसे ताने मारे। लोग कहते थे, पति का घर छोड़कर आई है, बदचलन है। उसकी अपनी मां ने भी उसे डांटा। समाज में एक लड़की का पति का घर छोड़ना, यह सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। फूलन अब गांव में अकेली थी, ना पति का सहारा, ना मायके का। लोग उसे बुरी नजरों से देखते थे। गांव के ऊंची जाति के लोग उसे और ज्यादा सताने लगे। ठाकुरों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। एक बार फूलन ने फिर से अपने चाचा के जमीन कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई, तो गांव के प्रधान और ठाकुरों ने मिलकर उसे झूठी चोरी का इल्जाम लगाया और जेल भिजवा दिया। एक मासूम लड़की जो सिर्फ अपना हक मांग रही थी, उसे मुजरिम बना दिया गया। जेल से निकलकर फूलन और ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। उसके अंदर का गुस्सा और बदला लेने की आग और तेज हो गई थी। फूलन जब अपनी जवानी की ओर बढ़ रही थी, तभी चंबल के डाकुओं की एक टोली उसके जीवन में आई। इस टोली का नेतृत्व बाबू गुज्जर नाम का एक कुख्यात डाकू करता था। एक दिन फूलन को जबरन अपने साथ जंगलों में ले जाया गया। वहां उसे लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों, डर और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसकी स्वतंत्रता छिन गई थी और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। इसी गैंग में विक्रम मल्लाह नाम का एक व्यक्ति भी था। वह फूलन की स्थिति को समझता था और उसके साथ हो रहे अन्याय से परेशान था। कुछ समय बाद विक्रम ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली और फूलन को उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद की। यह फूलन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे विक्रम और फूलन के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ा। विक्रम ने उसे आत्मरक्षा, निशानेबाजी
और जंगलों में जीवित रहने के तरीके सिखाए। अब फूलन पहले जैसी असहाय लड़की नहीं रही थी, बल्कि उसने अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस विकसित कर लिया था। दोनों ने मिलकर चंबल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कई लोगों का मानना था कि वे प्रभावशाली और संपन्न लोगों को चुनौती देकर कमजोर वर्गों की मदद करते थे। इसी कारण कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखने लगे। लेकिन हालात फिर बदल गए। गैंग के दो सदस्य श्रीराम और लाला राम फूलन की बढ़ती पहचान और प्रभाव से खुश नहीं थे। उनके मन में उसके प्रति गहरी नाराजगी थी। एक दिन गैंग के भीतर संघर्ष बढ़ गया और विक्रम की मृत्यु हो गई। फूलन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गैंग में दो ठाकुर भाई थे, लेकिन यह दुखों का अंत नहीं था। बहमई गांव में फूलन को कई दिनों तक कठिन और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे लगातार प्रताड़ना और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया, जिसने उसके व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। कोई नहीं आया बचाने, कोई नहीं बोला कुछ। सब देखते रहे। ठाकुर लोग हंसते रहे और फूलन, वो अंदर से मर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज बच गई थी, बदला। बहमई से किसी तरह फूलन भाग निकली, टूटी हुई, बिखरी हुई, लेकिन जिंदा। और अब उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती थी। फूलन ने अपनी खुद की डाकू गैंग बनाई। हां, एक औरत ने अपनी गैंग बनाई। चंबल के जंगलों में यह पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी गैंग में ज्यादातर वो लोग थे जो समाज के ठुकराए हुए थे, निचली जाति के, गरीब, मजबूर। फूलन ने लाल कपड़ा सिर पे बांधा, हाथ में राइफल पकड़ी और चंबल की गहरी घाटियों में अपना राज शुरू किया। वो अब बैंडिट क्वीन बन चुकी थी। उसका सबसे पहला काम था अपने पहले पति पुट्टी लाल से बदला। फूलन अपनी गैंग लेकर पुट्टी लाल के गांव गई। उसने पुट्टी लाल को पकड़ा, उसकी खूब पिटाई की और पूरे गांव के सामने उसे बेइज्जत किया। वो बोलती रही, तूने एक 11 साल की बच्ची के साथ जो किया, उसकी सजा यह है। फिर फूलन ने उन सब लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसे अपमानित किया था, जिसने उसके पिता की जमीन छीनी थी, जिन्होंने उसे झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था। सबको सजा मिली, लेकिन फूलन का सबसे बड़ा निशाना थे श्रीराम और लाला राम, वो ठाकुर जो बहमई में उसकी इज्जत लूटे थे। 14 फरवरी 1981, वैलेंटाइन डे, प्यार का दिन, लेकिन बहमई गांव के लिए यह मौत का दिन बनने वाला था। फूलन अपनी पूरी गैंग लेकर बहमई गांव पहुंची, पुलिस की वर्दी पहनकर। उसने गांव में अनाउंसमेंट करवाया कि सब ठाकुर मर्द बाहर आए। वो श्रीराम और लाला राम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों गांव में नहीं मिले। और फिर फूलन का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी गैंग को हुक्म दिया और 22 ठाकुर मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, एक के बाद एक। 22 लाशें गिरी जमीन पर। यह था बहमई कांड, जो आज भी भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और खूनी वाकया माना जाता है। पूरी दुनिया हिल गई, मीडिया पागल हो गया, सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फूलन अब भारत की सबसे वांटेड क्रिमिनल बन गई। उसके सिर पर लाखों का इनाम रखा गया। पुलिस, बीएसएफ सब उसके पीछे लगे, लेकिन चंबल की गहरी नदियां और ऊंची घाटियां फूलन को छुपाती रहीं। वो गरीबों की मदद करती थी। अमीर जमींदारों को लूटकर गरीबों में बांटना, यह उसका तरीका था। लोग उसे देवी मानते थे। कई गांवों में उसकी पूजा होती थी। औरतें उसे अपना हीरो मानती थीं। सरकार के लिए फूलन एक सिरदर्द बन गई थी। न पकड़ पाते थे, न मार पाते थे, क्योंकि अगर फूलन को कुछ होता तो करोड़ लोगों की भावनाएं भड़क जातीं। 2 साल तक फूलन चंबल के जंगलों में राज करती रही, लेकिन जिंदगी भर भागना मुमकिन नहीं था। थकान आ रही थी। गैंग के लोग एक एक करके या तो मर रहे थे या पकड़े जा रहे थे। फरवरी 1983 मध्य प्रदेश की सरकार ने फूलन के सामने एक प्रस्ताव रखा, सरेंडर कर दो। लेकिन फूलन की शर्तें थीं। मुझे और मेरी गैंग को फांसी नहीं दी जाएगी। मेरी गैंग के परिवार वालों को जमीन मिलेगी। मेरी मां और पिता की सुरक्षा की जाएगी। मैं सिर्फ दुर्गा देवी की तस्वीर और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने सरेंडर करूंगी, पुलिस के सामने नहीं। सरकार ने माना। और फिर आया वो दिन, 12 फरवरी 1983, भिंड, मध्य प्रदेश। 10,000 से ज्यादा लोग जमा हुए थे।
मीडिया, पुलिस, नेता, आम लोग, सब। फूलन देवी ने अपनी राइफल उतारी, महात्मा गांधी और दुर्गा मां की तस्वीर के सामने रख दी और हाथ जोड़कर सरेंडर कर दिया। उस दिन जो नजारा था वो आज भी लोगों की आंखों में बसा है। एक औरत जिसे समाज ने कुचल दिया था, जिसे जालिमों ने तोड़ दिया था, वो अपनी शर्तों पर अपने अंदाज में सरेंडर कर रही थी। लेकिन सरेंडर के बाद शुरू हुआ 11 साल का जेल का सफर। फूलन पर 48 से ज्यादा केस थे। बहमई कांड का केस सबसे बड़ा था, लेकिन किसी भी केस में ट्रायल नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई, ना कोई फैसला। फूलन बिना ट्रायल के 11 साल जेल में बंद रही। जेल में भी फूलन की जिंदगी आसान नहीं थी। बीमारियां आईं, अंधेरा था, अकेलापन था, लेकिन फूलन ने कभी हार नहीं मानी। उसने जेल में रहकर पढ़ाई की, दुनिया को समझा, राजनीति को समझा। 1994 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तब फूलन के खिलाफ सब केस वापस ले लिए गए और 11 साल बाद फूलन जेल से बाहर आई। जेल से बाहर आने के बाद फूलन के सामने सवाल था, अब क्या करें? दुनिया बदल चुकी थी, चंबल बदल चुका था। अब बंदूक से लड़ाई नहीं, बैलेट से लड़ाई होनी थी। फूलन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मुलायम सिंह यादव ने उसे सपोर्ट किया और फूलन ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 1996 का लोकसभा चुनाव। फूलन देवी ने मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गई। हां, एक डाकू, एक बार की कैदी, एक ऐसी औरत जिस पर 48 क्रिमिनल केस थे, वो अब भारत की संसद में बैठ रही थी। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह एक इनकलाब था। यह सबूत था कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। एक गांव की निचली जाति की लड़की जो 11 साल की उम्र में बेच दी गई, जिसका बार बार बलात्कार हुआ, जो डाकू बनी, जो जेल गई, वो अब माननीय सांसद थी। संसद में फूलन ने दलितों और औरतों के हक में आवाज उठाई। वो कहती थीं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगी, जिन्हें समाज ने कुचल दिया है। 1998 में फूलन चुनाव हारी, लेकिन 1999 में फिर से मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और फिर से जीत गई। 2 बार की सांसद। लोग उसे अब फूलन दीदी कहते थे। इसी दौरान फूलन ने उम्मेद सिंह से शादी की। उम्मेद सिंह एक व्यापारी थे। फूलन को लगा कि अब जिंदगी में सुकून आएगा। शादी हुई, नया घर मिला, नई जिंदगी मिली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 25 जुलाई 2001 दिल्ली की गर्मी, दोपहर का वक्त। फूलन देवी अपने घर से बाहर आ रही थी। उसका घर था 44 अशोका रोड, नई दिल्ली, सरकारी बंगला जो एमपी होने की वजह से मिला था। फूलन अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी, तभी पीछे से 3 गोलियां चलाई गईं। धाएं, धाएं, धाएं। फूलन जमीन पर गिर पड़ी। खून का तालाब बन गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फूलन देवी को मृत घोषित कर दिया गया। वो 38 साल की थी। इस खूनी हमले को अंजाम दिया था एक राजपूत नौजवान ने। उसका नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ठाकुर जाति से था और वो बहमई कांड का बदला लेना चाहता था। 20 साल पहले फूलन ने बहमई में 22 ठाकुरों को मारा था और शेर सिंह राणा ने 20 साल बाद उसका बदला लिया। शेर सिंह राणा ने गोली मारने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा, मैंने बहमई के शहीदों का बदला ले लिया। फूलन की मौत की खबर जब देश में फैली तो एक तरफ लोगों ने रोया, दलितों ने अपनी नेता खो दी थी, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मिठाई बांटी, वो लोग जो फूलन को डाकू और मुजरिम मानते थे। फूलन के अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए। सड़कें जाम हो गईं, औरतें छाती पीट रही थीं, मर्द रो रहे थे। एक ऐसी औरत चली गई थी जो उनकी उम्मीद थी, उनकी आवाज थी। फूलन देवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। हर उस लड़की में जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, फूलन जिंदा है। हर उस दलित में जो अपना हक मांगता है, फूलन जिंदा है। कुछ लोग उसे डाकू कहते हैं, कुछ लोग उसे कातिल कहते हैं, लेकिन लाखों लोग उसे देवी मानते हैं। 1994 में फूलन के ऊपर एक फिल्म बनी, बैंडिट क्वीन, जिसे डायरेक्ट किया शेखर कपूर ने। यह फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई गई और पूरी दुनिया ने फूलन की कहानी जानी। फूलन की जिंदगी हमें एक सवाल करती है, अगर समाज ने उसे इंसाफ दिया होता
अगर उसकी इज्जत की रक्षा हुई होती, अगर उसे 11 साल की उम्र में नहीं बेचा गया होता, तो क्या फूलन कभी डाकू बनती? जवाब है नहीं। फूलन को डाकू समाज ने बनाया, हालात ने बनाया, जुल्म ने बनाया। वो पैदा होते ही डाकू नहीं थी। वो एक मासूम लड़की थी, जिसे समाज ने इतना तोड़ा कि वो बंदूक उठाने पर मजबूर हो गई। आज भी भारत के गांवों में फूलन जैसी हजारों लड़कियां हैं, जिनकी शादी बचपन में हो जाती है, जिनकी इज्जत लूटी जाती है, जिन्हें पढ़ाई नहीं मिलती, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता। फूलन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारा समाज कितना क्रूर हो सकता है और एक कमजोर इंसान कितना ताकतवर बन सकता है जब उसे कोने में धकेला जाता है।